देखो मुझे नहीं पता ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए जल्दी रहेगा या लेट रहेगा, मुझे बस इतना जरूर पता है कि ये वीडियो सारे बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी वीडियो की मदद से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन या फिर जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो और बेहतर हो जाएगा। कैसे, वो मैं खुद आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 10 के बच्चों को जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उसकी प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में करनी चाहिए। अब प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में करना चाहिए उसको जानने से पहले आज की वीडियो के दो इंपॉर्टेंट चीजों को जानना बहुत जरूरी है, जहां पे सबसे पहला चीज ये कहता है कि ये जो आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन है या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, ये जो मिड टर्म या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, ये आपके क्लास 10th के जो एकेडमिक ईयर है उसका एक पार्ट रहेगा, एक हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज का ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर चीज से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, फिर इसकी प्रिपरेशन से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज हमें इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है वो सारे चीजों को हम लोग एंजॉय करेंगे, खाली दिमाग से टेंशन फ्री हम लोग प्रिपेयर करेंगे। टेंशन लेके प्रिपेयर करोगे, डर डर के प्रिपेयर करोगे तो कोई इसका मदद नहीं आएगा या फिर उसका कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है या फिर इस प्रकार के जितने भी वीडियोस आप देखते हो ना, सारे वीडियोस को देखने के बाद आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, बढ़िया स्कोर नहीं आएगा। उन चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद फॉलो भी करना पड़ता है, उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना भी पड़ता है, जिसके लिए आज से ही आपको पढ़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको रोना नहीं है कि आज तक मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इतना ही नहीं पढ़ा, उतना नहीं पढ़ा। जो हो गया वो हो गया, आज से आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है। अब अगर स्टेप 1 की बात करें जो कि कहते हैं नो योर सिलेबस ना, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म नो योर सिलेबस, यानी सिलेबस को जानना, बस इतना ही करना है नहीं। नो योर सिलेबस 5 स्टेप्स में मैं समझाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले स्टेप की बात करूँ, स्टेप 1 की बात करूँ तो जितने भी चैप्टर्स, लिस्ट आउट ऑल द चैप्टर्स जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, आपके मिड टर्म एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर को लिस्ट आउट करो। ठीक है, स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 की अगर बात करूं तो जितने भी चैप्टर्स आपने लिस्ट आउट किए, सारे चैप्टर्स के वेटेजेस को लिखना उसके सामने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेटेजेस को लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर स्कूल में वेटेजेस नहीं दिए गए हैं तो क्या करेंगे, तो उन चैप्टर को इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करेंगे। आप कैसे अरेंज करेंगे, आपको आपके टीचर्स के पास जाना और पूछना है कि जो चैप्टर्स आप दे रहे हो उनका इंपॉर्टेंस बताइए। जैसे कि साइंस 1 में अगर 5 चैप्टर पूछे गए हैं, साइंस 1 में 5 चैप्टर अगर पूछे गए हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है उसको नंबर 1 पे रखिए, उसके बाद कौन सा है 2 पे, उसके बाद कौन सा है 3 पे, और इस प्रकार से सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको नंबर 5 पे रखना है। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स आपको अरेंज करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3 की अगर बात करें, स्टेप 3 की अगर बात करें तो मार्क दी चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को मार्क या फिर टिक करिएगा जिसे आपने कंप्लीट किया है, जिसे आपने पढ़ रखा है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है टिक कीजिए, अगर ये चैप्टर पढ़ा है टिक कीजिए, जो नहीं पढ़ा है उसको खाली रख दीजिए। ठीक है, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आज के घड़ी पे, आज के टाइम पे आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत में आप कहाँ पर हो, कितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। अगर एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी इट्स ओके, अभी आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आगे मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 4 की अगर बात करें तो आप जितने चैप्टर्स अभी ये जो फॉर्मेट में आप लिख रहे हो ना, अब इन चैप्टर्स को आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी की बात करूँ तो वो चैप्टर्स आएंगे जिसको आपको पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि हाँ, मतलब जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपने पढ़ रखा है, एक तो चीज़ नहीं तो आपको पता है कि इसको 1-2 बार पढ़ लूंगा ना तो भी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे सारे के सारे फुल मार्क्स में अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे कैटेगरी की बात करें तो वो चैप्टर्स है जिसको आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, रफ आइडिया है और आपको ये पता है कि एकदम सिंसियरली पढ़ लेता हूँ ना इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर के बेसिस पे भी सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं ये नहीं पता, बट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर सकता हूँ, इतना तो गारंटी ले लूंगा, इस चैप्टर का कॉन्फिडेंस तो मैं ले लूंगा।
तीसरी कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो वो चैप्टर्स है जो आपके हिसाब से आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, जो आपके हिसाब से डिफिकल्ट है, या फिर जो आपके हिसाब से बोरिंग चैप्टर है जिसका मन ही नहीं करता है पढ़ने का, वो सारे चैप्टर्स कैटेगरी 3 में आएंगे। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को लेके क्या करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पांचवें स्टेप की अगर बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये सारे चीज करने के लिए, फिर जो सारे चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम बचा है, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितना है, कितने डेज बचे हैं। आपके पास 60 डेज बचे हैं, आपके पास 40 डेज बचे हैं, 50 डेज बचे हैं, जितने भी डेज बचे हैं इसको भी नोट डाउन करना जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे हम लोग गोल्स डिसाइड करेंगे और प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे। और उसी के बाद अगर स्टेप 2 की बात करें, जो कि कहता है डिसाइड योर गोल्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब आपके गोल्स को आपको डिसाइड करना और प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है। अब गोल्स को कैसे डिसाइड करें, सबसे पहले चीज तो जान लीजिए, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताए थे उसमें सबसे पहले कैटेगरी 1 एंड 2 पर हमें अटैक करना है। ये कैटेगरी 1 एंड 2 में जितने भी चैप्टर्स है इन चैप्टर्स को परफेक्ट ही करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट गोल हमारा रहेगा। फिलहाल के लिए कैटेगरी 3 को भूल जाओ, जो कैटेगरी 3 में चैप्टर्स थे उनको भूल जाओ। आपको बस कैटेगरी 1 एंड 2 के सारे चैप्टर्स को अटैक करना है, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना और परफेक्टली प्रिपेयर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी आप गोल्स डिसाइड करोगे ना कैटेगरी 1 एंड 2 के चैप्टर्स का, जहां पर आपका डेली गोल हो सकता है, वीकली गोल हो सकता है, मंथली गोल हो सकता है, ये गोल्स डिसाइड करते समय थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल्स को डिसाइड करना है। ठीक है, कुछ भी गोल्स को डिसाइड नहीं करना है। जैसे एक स्टूडेंट कहता है कि मैं हर सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स को 1 वीक में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स को 1 वीक में कंप्लीट कर पाऊंगा, जो कि सुनने में ही इम्पॉसिबल लग रहा है। बट अगर इस चीज़ को वो पॉसिबल कर भी लेता है तो जितने भी चैप्टर्स उसने पढ़े ना 1 वीक में, एक तो वो उसको इनकम्प्लीट पढ़ेगा या फिर हर एक चैप्टर को आधा अधूरा पढ़ेगा, जिसके मदद से वो एग्जामिनेशन में उन चैप्टर के बेसिस के क्वेश्चंस को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। रियलिस्टिक गोल्स अचीव करना है, यानी कि रियलिस्टिक गोल्स रखना है, किया आपने डिसाइड किया कि हर एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स को मैं ये 1 वीक में या फिर आने वाले 7 दिनों में मैं कंप्लीट करूंगा। ये रियलिस्टिक गोल हो गया। 2 चैप्टर्स और 4 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हो तो 8 चैप्टर्स आपको 7 दिन में परफेक्टली करना है। अब ये जो 8 चैप्टर्स अपने परफेक्टली अचीव किए हैं ना, इन 8 चैप्टर के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन को आप सही से लिख पाओगे, हर एक क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए आपको गोल जो है वो रियलिस्टिक रखना है। तीसरी चीज, आपकी प्रिपरेशन करते समय आपको आपका पेपर का फॉर्मेट सामने रखना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन करते समय पेपर फॉर्मेट साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के चैप्टर्स तो आप कंप्लीट कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, बट इन चैप्टर की बेसिस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं ये भी तो आपको जानना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड साइड, जो कैटेगरी 3 के डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, समझो उन चैप्टर्स की बेसिस पे कुछ MCQs, कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर कुछ ईजी क्वेश्चंस पूछे अगर जाते हैं, जो आप 1-2 बार चैप्टर को पढ़ने से सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो, तो उन कैटेगरी 3 वाले चैप्टर को लास्ट मोमेंट में पढ़ने के बाद भी आप इन ईजी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये पेपर फॉर्मेट सामने रखना जरूरी है, इसको एनालाइज करना जरूरी है, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंस मैंने बोला था ना, उस इंपॉर्टेंस और ये पेपर फॉर्मेट से आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको क्या इनपुट देना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके इस प्रिपरेशन में, मिड टर्म के प्रिपरेशन में, अगर आप 50 to 80% ऑफ द सिलेबस भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। अब इस 50 to 80% ऑफ द सिलेबस को प्रिपेयर करने के बाद जितने भी मार्क्स आप अचीव करोगे वो मार्क्स आपके लिए बेहतर मार्क्स कहलाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो गोल हमारा क्या है? 50 to 80% ऑफ द टोटल सिलेबस परफेक्टली प्रिपेयर करना है। परफेक्टली यानी कि इन चैप्टर के बेसिस पे बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो भी हम लोग सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अब अगर तीसरे स्टेप की बात करी, जहां पे हमें डिस्कस करना है रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में, फिर सॉल्विंग प्रैक्टिस के बारे में, तो 2 चीजें सबसे पहले तो जान लो। सबसे पहली चीज कि एग्जामिनेशन से पहले वाला रिविजन, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन से पहले वाला रिवीजन डिसाइड करेगा आपका एग्जामिनेशन कितना बेहतर जाने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? एग्जाम से पहले जो रिवाइज करोगे वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर एग्जाम आपका कैसा जाने वाला है। दूसरी चीज, एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट जब करोगे तो पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो,
पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर्स को किस तरह से फॉर्म कर रहे हो, आपका ओवरऑल पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर एग्जाम जो है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर है, उसमें कितने मार्क्स आप अचीव करने वाले हो। इसलिए ये दो चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसमें अगर रिवीजन की बात करें, इस रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन चैप्टर्स को एग्जाम से पहले फिर से पूरा नहीं पढ़ते बैठना है, ठीक है। रिवीजन यानी क्या, ये जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उन सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो रहते ही रहते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में 2-3 वीडियोस में, रिसेंट 2-3 वीडियोस में और आज के भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो इसके बेस्ड पे एक तो क्वेश्चंस जो मिलते हैं आपको उसको सॉल्व करेंगे, राइट करके प्रैक्टिस करेंगे या फिर सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है तो इन टॉपिक्स के समरी को ध्यान से देखना, इन टॉपिक्स के समरी को अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से समरी जब आप लिखोगे तो होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपको पता है कि टॉपिक में क्या दिया है, उस समरी की मदद से आप उसके हर एक क्वेश्चन को अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? और वहीं पर अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 यानी कि ओवरऑल मैथमेटिक्स की और साइंस 1 की, जहां पर न्यूमेरिकल्स है, तो यहां पे आपको n नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन से फिर न्यूमेरिकल जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है सॉल्व करने का, जिसकी मदद से सिली मिस्टेक की मदद से आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। और ये कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो n नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। ये बस कहने के लिए नहीं, सच में प्रैक्टिस करना है अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके मिड टर्म एग्जाम्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मिड टर्म एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आपके PYQs यानी कि आप ही के स्कूल के मिड टर्म एग्जाम्स जो पहले हो चुके हैं उनके पेपर्स को अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, या फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए पेपर्स में उसको फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। स्कूल टीचर से, लाइब्रेरी से या फिर सीनियर से भी पूछ लो। यही PYQs पे फोकस करना, और इस मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए कोई नई बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर यू? नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कंक्लूजन में बस 2 ही चीज़ें कहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो जो भी प्लानिंग मैंने आपको बताई है, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, जो भी आपको कहना है, उन सारे चीज़ों को अगले 20 से 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करना ज़रूरी है। नो मैटर आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं देखने की। 20 से 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है हैबिट फॉर्म होने की। और दूसरी चीज़, ये प्रिपरेशन करते समय आपका जो प्रिपरेशन है, यू डोंट हैव टू कंपेयर योर प्रिपरेशन। आपका जो प्रिपरेशन है वो किसी और स्टूडेंट, कोई और दोस्त की प्रिपरेशन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। वो कितने घंटे पढ़ रहा है, वो कितने बुक्स को पढ़ रहा है, वो कितने अलग अलग वीडियोस को देख के पढ़ रहा है, वो किस फॉर्मेट में पढ़ रहा है, नहीं, अपना ओन फॉर्मेट, ओन मेथड बनाइए जिसको फॉलो करना। अगले 20 से 30 दिनों तक कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना, और कंपैरिजन करना है तो खुद से करिए। आज इस प्रकार से पढ़ रहे थे उससे बेहतर आपको कल पढ़ना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, इसीलिए वीडियो को पॉज करो और अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर करो। शेयर करने के बाद इस वीडियो में आके एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जहां पर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में।